हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले वन टॉप समीकरण। वन टॉप समीकरण क्या होता है? तो स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं कि वन टॉप समीकरण क्या है तथा साथ ही सीखेंगे कि परासरण दाब से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो स्टूडेंट मतलब वन टॉप समीकरण का परासरण दाब से अवाष्पशील विलेय पदार्थों का आणविक द्रव्यमान आप कैसे निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वन टॉप समीकरण क्या होता है। तो स्टूडेंट वन टॉप समीकरण जब पूछा जाता है 2 नंबर में पूछा जाता है अक्सर, तो वन टॉप समीकरण किसे कहते हैं इस टाइप से पूछा जाता है। तो वन टॉप सर ने अपने नाम पर के आधार पर एक समीकरण प्रस्तुत किया, जैसे क्या कहा जाता है, वन टॉप समीकरण के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। तो इसका सूत्र होता है पाई बराबर CRT होता है। तो इस समीकरण को स्थापित करने के लिए उन्होंने कई परासरण दाब का प्रयोग किया। तो स्टूडेंट हम अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर जो प्रयोग दिया वहाँ परासरण दाब पर उन्होंने प्रयोग किया, और कई प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले कि तनु व आदर्श विलयन जो होते हैं वह एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार करते हैं। तो जिस प्रकार से हम आदर्श गैस के निकाल सकते हैं, तो हम बायल के नियम के अनुसार या चार्ल्सी के नियम के अनुसार समीकरण से आदर्श गैस समीकरण निकालेंगे स्टूडेंट। तो इसी के आधार पर हम वन टॉप समीकरण दिया था, जो वन टॉप समीकरण दिया गया है। तो देखते हैं हम इसके बारे में। वन टॉप समीकरण क्या होता है? तो सन 1887 में वन टॉप नामक वैज्ञानिक ने सन 1887 में तनु अथवा आदर्श विलयनों के संबंध के परासरण दाब का अध्ययन किया, और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने एक आदर्श विलयन तथा तनु विलयन आदर्श गैसों के लिए व्यवहार करती है, इस टाइप से उन्होंने क्या एक समीकरण का निर्माण किया, वन टॉप समीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट परासरण दाब क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें परासरण दाब क्या होता है, ठीक है ना। इसमें बताया वन टॉप समीकरण के परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब बता देते हैं, हम आपको दे रखा है कि स्टूडेंट कि परासरण दाब क्या होता है। मैंने क्या लिया, एक विलयन लिया। क्या लिया? एक विलयन लिया। इसमें क्या लगा दिया, अर्ध पर। देखेंगे कि परासरण दाब क्या होता है। क्या परासरण दाब क्या होता है? तो इसमें परासरण दाब के बारे में देंगे। उससे पहले हम परासरण के बारे में पढ़ेंगे। परासरण क्या होता है कि विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की क्या करते हैं, गमन करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपके परासरण कहलाता है। तो परासरण दाब क्या कहलाता है कि जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाती है वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो स्टूडेंट एक मैंने पात्र लिया, इसके मध्य में क्या लगा दी, एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी? एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। जब ये विलायक के अणु क्या दे रखा है, ये विलायक के अणु, ठीक है, ये क्या है, विलायक के अणु, और इस साइड आपके विलयन के अणु, ठीक है, विलयन, और ये रहे आपके विलायक, ठीक है। जब ये विलायक के अणु, ठीक है, ये विलायक अणु अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तब क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। और परासरण दाब क्या कहलाता है, जब क्या कह रहा है स्टूडेंट कि परासरण की क्रिया जिस दाब पर रुक जाती है वही दाब क्या कहलाता है, आपका परासरण दाब कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली से की सहायता से कम सांद्रता को अधिक गमन करती है, तब वह परासरण कहलाता है। और परासरण दाब वहाँ दाब जिस दाब पर परासरण की क्रिया को रुक जाती है वह परासरण दाब कहलाता है। जैसे कि वन टॉप सर ने बताया कि गैसों का कहीं ना कहीं चार्ल्सी के नियम का, किससे, चार्ल्सी का नियम का पालन और बायल का नियम का पालन करता है। तो मतलब आदर्श गैस इसी प्रकार से जो आदर्श गैस होता है कहीं ना कहीं उसी प्रकार का आदर्श विलयन की प्रकृति भी होती है। जिस प्रकार आदर्श गैस की विलयन होता है उसी प्रकार आदर्श विलयन की भी प्रकृति होती है। मतलब जिस प्रकार एक आदर्श गैस होता है उसी प्रकार एक आदर्श विलयन भी उसकी प्रकृति का एक आदर्श होती है। जब अब एक बायल का नियम है और चार्ल्सी के नियम से, लेकिन गैस का थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है? गैस का थोड़ा सा अलग होता है। और यहाँ भी अलग विलयनों की बात करते हैं। तो स्टूडेंट विलयनों के लिए यहाँ उन्होंने परासरण दाब पर आधारित नियम दिया, इस पर आधारित परासरण दाब पर आधारित एक नियम दिया कि हम बात करें कि परासरण दाब की बात करें तो परासरण दाब P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से। प्रेशर, P पर प्रेशर होता है स्टूडेंट। तो परासरण दाब को P से प्रेजेंट किया जाता है। तो हम तथा किसी भी परासरण को व्यक्त करने के लिए उसे पाई के प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। और ये किसने बताया? बायल साहब ने। किसने बताया? बायल ने बताया कि किसी भी आदर्श विलयन के लिए तो कह सकते हैं स्थिर ताप पर किसी विलयन की परासरण दाब क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे हमने लिखा P समानुपाती C, इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। जहाँ पे स्टूडेंट C बराबर क्या होता है, आपका पाई होता है। क्या होता है? C बराबर पाई होता है। तो इसी के आधार पर बायल ने एक नियम दिया, जैसे चार्ल्सी का नियम। इसी से क्या समझेंगे, चार्ल्सी का नियम भी समझेंगे कि आदर्श विलयन के लिए चार्ल्सी का नियम क्या होता है। इस प्रकार बायल ने दाब को सांद्रता के संबंध में बताया कि चार्ल्सी ने बताया कि स्थिर सांद्रता की किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये दोनों नियम से हम आगे वन टॉप समीकरण को सॉल्व करेंगे। कह सकते हैं कि तापमान बढ़ा देने पर स्टूडेंट जब दाब भी आवश्यकता ज़्यादा बढ़ेगी, और क्योंकि किसी भी विलयन को तापमान बढ़ाते हैं तो कुछ उछल कूद तो ज़्यादा होगी। तो बच्चों हम सीधा समानुपाती, इसका क्या होता है, ये सीधा समानुपाती होता है। तो परासरण दाब ताप की क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके नियम से? समानुपाती होता है। तो हमारा बायल का नियम क्या चलता है, तो स्टूडेंट हमारा बायल का नियम क्या चलता है कि जो बायल का नियम कहता है स्टूडेंट, हमारा बायल का नियम, जो बायल का नियम है तो वांट के नियम से क्या होता है, स्थिर ताप पर क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हमारा बनता है P समानुपाती C। क्या बनता है? P समानुपाती C। इसको मैं समीकरण 1 नाम ले देती हूँ। और हमारा चार्ल्सी का नियम क्या कहता है,
चार्ल्स का नियम क्या होता है, P समानुपाती T। क्या होता है, P समानुपाती T होता है। तो स्टूडेंट कह सके कि स्थिर सांद्रता पर क्या है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये किसके, परम ताप के समानुपाती होता है। और वन डे का नियम क्या कहता है, बायल का नियम क्या कहता है कि वो परासरण दाब उसकी सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। तो स्टूडेंट हम दोनों समीकरण से वन टॉप समीकरण का नियम निकालेंगे। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया ना। समीकरण 1 व 2 से क्या है, समीकरण 1 व 2 से सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वन टॉप समीकरण प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे तो P समानुपाती क्या होता है, CT होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जहां पर हम समानुपाती के जो समानुपाती का जो होता है चिन्ह, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक चिन्ह क्या लेते हैं, R एक स्थिरांक लेते हैं। क्या लेते हैं, R एक स्थिरांक लेते हैं। क्या लेते हैं, R एक स्थिरांक लेती है स्टूडेंट। तो हमारा समीकरण बन जाएगा P बराबर RCT। क्या बन जाएगा, P बराबर RCT। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, इसको मैं समीकरण 3 नाम दे देती हूँ। क्या देती हूँ, समीकरण इसको 3 नाम दे दिया। तो समीकरण हमारा 3 क्या बनगा, P बराबर RCT बन जाता है। तो स्टूडेंट ये परासरण दाब किसके बराबर होता है, P बराबर पाई के बराबर होता है। जो परासरण दाब होता है हमारा, यहाँ पर जो कह दो कि परासरण दाब क्या होता है, P बराबर पाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पाई के बराबर हो तो हमारा समीकरण बनेगा पाई बराबर CRT। क्या बन जाएगा, पाई बराबर CRT। अब हम बात करें कि परासरण दाब के लिए अवाष्पशील विलेय क्या होता है। तो स्टूडेंट हमारा जो समीकरण है ये इतना ही समीकरण क्या आपका वन टॉप समीकरण क्या है, वन टॉप समीकरण हम किससे सॉल्व करते हैं, बायल का नियम और चार्ल्स के नियम से हम वन टॉप समीकरण को प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि वन टॉप समीकरण क्या होता है, तो आपको इतना ही इसको सॉल्व करना वन टॉप समीकरण। तो स्टूडेंट हम आगे पढ़ेंगे कि आगे बात करेंगे कि परासरण दाब के लिए अवाष्पशील विलेय का पदार्थ का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि अवाष्पशील विलेय के लिए परासरण दाब का क्या होता है। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि अवाष्पशील पदार्थ या अवाष्पशील क्या कहलाता है। जैसे कि हम बात करें, क्या करें, हम बात करें, मैं एक डायग्राम लेती हूँ। अगर स्टूडेंट में परासरण दाब के लिए विलेय पदार्थ का आणविक अवाष्पशील आणविक द्रव्यमान ज्ञात करूँ तो स्टूडेंट क्या होता है कि परासरण दाब के आधार पर अवाष्पशील विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान की जो गणना करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे कि अवाष्पशील पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ एक क्या विलयन, जैसे मैं एक डायग्राम लेती हूँ, यहाँ क्या है एक विलयन। ठीक है, एक पात्र बनाया, इसमें मैंने क्या भरा, एक विलयन भरा है। ठीक है, ये क्या है, एक विलयन है। तो स्टूडेंट हम जानेंगे कि इसमें यहाँ एक विलयन है और इसमें क्या होते हैं, 2 घटक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, विलयन है, विलयन हम जानते हैं कि विलयन में कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। कितने, 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। कौन कौन से घटक होते हैं, विलेय और विलायक। क्लियर स्टूडेंट, इसमें 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक होता है। और इसमें एक अवाष्पशील जो दाब होता है, क्या है, अवाष्पशील दाब, वाष्प दाब, क्या है ये, वाष्प दाब है। क्या है, एक वाष्प दाब लगा होता है स्टूडेंट इसमें। तो हम स्टूडेंट बात करें कि यहाँ एक है विलयन है, इसमें 2 घटक है, विलेय और विलायक, और ये अवाष्प दाब अवाष्पशील हो तो बात करते हैं कि इसके जो वाष्प दाब में केवल जिसका दाब की केवल या विलायक पर निर्भर करता है। जो ये वाष्प दाब होता है किस पर निर्भर करता है, ये विलायक पर ही निर्भर करता है। क्योंकि विलेय जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है, अवाष्पशील पदार्थ है। तो इस आधार पर हम इसके आणविक आधार पर इसका परासरण दाब कैसे निकालेंगे, इसकी गणना करते हैं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट कि इसमें क्या 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। क्या है, विलेय और विलायक 2 घटक होता है। जो हमारा विलेय रखा इसको हम घटक A B नाम देते थे। क्या देते हैं, घटक B, और विलायक को क्या घटक A नाम दे देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रखा है। अगर हम इसके भार की बात करें, क्या बात करें, इसके जो वेट की बात करें तो इसका वेट क्या होता है, तो इसको वेट को किससे WB से प्रेजेंट करेंगे। और इसका जो आणविक द्रव्यमान है तो आणविक द्रव्यमान को हम MB से प्रेजेंट करें। क्लियर, और उसी प्रकार अगर हम इसका विलायक का वेट की बात करें तो विलायक का वेट क्या होगा, WA, और आणविक द्रव्यमान क्या होगा विलायक का M। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हमको आपको इसलिए क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए। अगर हम आगे फॉर्मूले की बात करेंगे तो आपको इसमें डाउट ना हो, इसलिए इसको पूरा क्लियर करते चल रहे हैं कि मैंने कहा है कि दिख रहा है कि आपके यहाँ सांद्रता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके नियम से पढ़ेंगे, वन टॉप समीकरण के नियम से पढ़ेंगे। किसके, वन टॉप के समीकरण से नियम से समझेंगे कि वन टॉप का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट वन टॉप का समीकरण क्या होता है, तो वन टॉप का जो समीकरण है हमारा, वन टॉप समीकरण, तो वन टॉप समीकरण क्या होता है हमारा, पाई बराबर CRT। क्या होता है, पाई बराबर CRT होता है। तो जहाँ पे C क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ एक सांद्रता है। क्या है, यहाँ सांद्रता कहलाएगा। तो यहाँ क्या कहलाएगा C कि एक निश्चित आयतन में, क्या है, एक निश्चित आयतन में मोलों की संख्या वहाँ उसकी सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाएगी, एक निश्चित आयतन में मोलों की संख्या वहाँ उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो स्टूडेंट हमारे लिए जो समीकरण बनेगा आपका C बराबर NB/V। तो हम कह सकते हैं यह एक निश्चित आयतन में कितने मोलों की मात्रा है। तो जहाँ पे आपका NB क्या होता है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, और V क्या होता है इसमें आयतन, क्या होता है, विलयन का आयतन। क्लियर स्टूडेंट, तो जहाँ पे आपका NB दे रखा है यह क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, क्या है, मोलों की संख्या, और V क्या है आपका, विलयन का आयतन। क्लियर स्टूडेंट,
विलयन का आयतन होता है। तो एक निश्चित आयतन में कितने मोलों की संख्या है वहाँ उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। अगर हम बात करें कि एक निश्चित आयतन में कितने पदार्थ की मात्रा है, तो जहाँ पे हम दे सकते हैं कि NB क्या हमारे विलय के मोलों की संख्या, V क्या है हमारा आयतन, क्या है आयतन है, विलयन का आयतन है। तो स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे क्या करेंगे, मैंने इसका समीकरण लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप इसमें कि परासरण दाब से विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे लग सकते हैं। हम वन टॉप समीकरण के नियम से पढ़ेंगे, पाई बराबर CRT होता है, CR जबकि सांद्रता क्या होती है, C होती है। जहाँ पे हमारा समीकरण बनता है NB/V और NB क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, V क्या होता है विलयन का आयतन। क्लियर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसको मैंने क्या नाम दिया था, समीकरण 6 नाम दिया था। अगर मैं C का मान क्या है, C का मान समीकरण 6 में रखूंगी, किसमें रखूंगी, C का मान समीकरण 6 में रखने पर तो क्या बनेगा हमारा, पाई बराबर NB/V/RT क्या बन जाएगा, NB/V/RT बन जाएगा। इसको मैं समीकरण 7 दे देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट। अगर हम इसकी बात करें तो NB बराबर क्या होता है हमारा, WB/MB होता है। क्या होता है NB बराबर, क्या होता है हमारा, NB बराबर क्या चलता है हमारा, WB/MB होता है। और जहाँ पे हमारा WB क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, क्या होता है विलय का द्रव्यमान। और ये क्या है इसमें, विलय का आणविक द्रव्यमान, क्या होता है ये विलय का द्रव्यमान है। और MB क्या था आपका, विलय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर स्टूडेंट। तो जहाँ पे हमारा चल रहा है कि जो NB दे रखा है, NB क्या होता है विलय का द्रव्यमान और MB क्या होता है विलय का आणविक द्रव्यमान होता है। क्या होता है आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो अब हमें इसका निकाल सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान, इनका पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे आणविक द्रव्यमान का पक्षांतर करेंगे। तो कैसे, इसके लिए समीकरण देखेंगे। तो हमारा जो मान है इसमें रख देंगे, इसका NB का मान रख देंगे, क्या रख देंगे NB का मान रखेंगे। तो हमारा समीकरण बन जाएगा पाई बराबर NB का मान कितना है, WB/MB इंटू क्या बन जाएगा आपका RT/V बन जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसका पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर हमें क्या याद करना है, आणविक द्रव्यमान याद करना है। तो MB बराबर बन जाता है हमारा समीकरण WB/RT क्या बन जाएगा आपका पाई V। क्लियर आपको। तो यही आपका नियम कहलाएगा कि परासरण दाब के लिए विलय का आणविक दाब क्या है, परासरण दाब के लिए विलय का आणविक द्रव्यमान या अवाष्पशील पदार्थ के लिए आणविक द्रव्यमान, परासरण दाब के लिए अवाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो यही आपका जो समीकरण पूछा जाता। तो स्टूडेंट हमने इसको यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया मैंने इसको। तो निकाल सकते हैं कि पाई बराबर क्या दे रखा, हमें समीकरण 6 में NB का मान रखेंगे, तो हमारा पाई बराबर होगा WB/MB और इंटू RT/V। और यही समीकरण है आपका परासरण दाब से विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान या अवाष्पशील पदार्थ का आणविक द्रव्यमान याद कर सकते हो।